जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों से आगे बढ़ते हुए बी उपनिवेशीकरण और बी उपनिवेशीकरण के साथ हुई विभिन्न घटनाओं के बारे में, और उन्हीं से पहुंचते पहुंचते आज हम पहुंचेंगे तृतीय विश्व युद्ध की संकल्पना तक। हालांकि यह एक संकल्पना ही है, व्यवस्थित रूप से किसी भी युद्ध को तृतीय विश्व युद्ध की संज्ञा नहीं दी गई है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो रूस यूक्रेन क्राइसिस को देखते हुए, इजराइल फलस्तीन के क्राइसिस को देखते हुए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के क्राइसिस को देखते हुए, इंडो पाक भारत पाकिस्तान के संबंधों को देखते हुए और कुछ घटनाक्रमों को देखते हुए अनायास ही तृतीय विश्व युद्ध का कहते हैं घटनाक्रम या तृतीय विश्व युद्ध की संकल्पना जन्म लेने लगती है। यहाँ हम इस पूरी कहानी को द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के साथ जोड़ते हुए बताने का एक प्रयास करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ था, वो अपने साथ अनेक बातों को, तथ्यों को, घटनाओं को, संस्थाओं को, परिणामों को लेकर आया था। और हमने बोला था कि प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम बहुत ही व्यापक थे, बहुत ही विस्तार, बहुत ही क्षेत्र लिए हुए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को संक्षिप्त में देखते हुए हम तृतीय विश्व युद्ध की संकल्पना तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हम बताएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो परिणाम हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम हुआ जो चला था 1939 से लेकर 45 तक, वो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के रूप में सबसे पहले यूरोप का पराभव हुआ था। यूरोप की शक्तियों का मानमर्दन हुआ था, उनके महत्व में कमी आई थी, उनकी शक्ति में कमी आई थी, और उन सब से उनके उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को जबरदस्त धक्का लगा था। जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद 15वीं शताब्दी से यूरोप के द्वारा पूरे विश्व में थोपा गया था, वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहते हैं धीमे धीमे लुप्तता की ओर बढ़ जाएगा। यूरोप के कमजोर होने पर, यूरोप की शक्तियों के कमजोर होने पर, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खत्म होने की इस घटना को डीकोलोनाइजेशन या बी उपनिवेशीकरण की घटना कहा जाता है। यहाँ यूरोप का महत्व कम हुआ था और दुनिया में अमेरिकी प्रभुत्व और पूर्वी साम्यवादी रूस के प्रभुत्व की शुरुआत हुई थी। अभी मात्र शुरुआत है, और ये कहते हैं शुरुआत लगभग कहते हैं 45 साल तक लगातार चलेगी और दुनिया दो ध्रुवों में बट जाएगी। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की समाप्ति के साथ, यूरोप के पराभव के साथ, अमेरिका और रूस के उद्भव के साथ दुनिया दो गुटों में बट जाएगी, दुनिया दो ध्रुवों में बट जाएगी। एक ध्रुव, जैसे इस पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ऐसे ही दुनिया के दो ध्रुव होंगे। एक ध्रुव होगा कहते हैं पश्चिमी पूंजीवादी ध्रुव, जिसका नेतृत्व करता होगा अमेरिका, और एक ध्रुव होगा ये पूर्वी साम्यवादी रूस, जिसे उस समय यूएसएसआर कहा जाता है। रूस आज उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप दूसरा जो कहते हैं दूसरा प्रक्रिया के तहत परिणाम निकल के आएगा, उसे कहते हैं शीत युद्ध की शुरुआत। एक ऐसा युद्ध जो कभी भी अपनी प्रकृति में गर्म नहीं हुआ, जो धरती पर या यथार्थ में नहीं लड़ा गया, ऐसा युद्ध जो हमेशा
मस्तिष्क में ही लड़ा गया। उस युद्ध को कहते हैं, जिसकी प्रकृति हमेशा ठंडी रही, उस युद्ध को कोल्ड वॉर की संज्ञा दी जाती है। आगे की 1945 से लेके 1990 तक की दुनिया शीत युद्ध के इर्द गिर्द ही चलेगी, और शीत युद्ध की परिणति ही होगी कि ये सारे गुट, ये दोनों गुट अपने अपने संधि मित्रों को, संधि गुटों को बढ़ाने का प्रयास पूरी दुनिया में करेंगे। कहते हैं उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद तो खत्म हो गया था, लेकिन एक दूसरी अंधी दौड़ शुरू हो गई थी, और कहते हैं उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से आज़ाद हुए, स्वतंत्रता पाए हुए देश फिर से फिर से किसी काल चक्र में फंसते हुए नजर आए। लेकिन इस काल चक्र से, इस घुटन भरे माहौल से बचाने में एक आंदोलन की बड़ी भूमिका है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वो है, कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के एक महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंग मूवमेंट। ध्यान रखना, जो एशिया के और अफ्रीका के देश इन यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों से आज़ाद हुए थे, इनकी स्वतंत्रता से उन्हें आज़ादी मिली थी, ये देश संख्या में 100 से अधिक थे, और इन सारे देशों ने इकट्ठे होके एक नए विश्व की संकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसे तृतीय विश्व भी कहा जाता है। यहाँ हम तृतीय विश्व युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं तृतीय विश्व की, जिसे थर्ड वर्ल्ड भी कहा जाता है, तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। और ये तीसरी दुनिया के देश उस गुट निरपेक्ष आंदोलन के, कहते हैं, तले, उस गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व के तहत ना तो पश्चिमी पूंजीवादी गुट में गए और ना ही पूर्वी साम्यवादी गुट में गए, और ये निर्गुट बने रहे, ये निर्गुट बने रहे। ध्यान रखना, ये तटस्थ नहीं रहे, ये निर्गुट बने रहे। निर्गुट का मतलब था कि वो किसी सदस्य या गुट के सदस्य नहीं थे, लेकिन वैश्विक पटल पर अगर कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो ये उससे तटस्थ भी नहीं रहे, और उस घटना में या उस, कहते हैं, उस किसी भी प्रक्रिया में शामिल होके विश्व में शांति के समाधान इन्होंने प्रस्तुत किए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों में जहाँ शीत युद्ध है, वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों में तीसरी दुनिया के, कहते हैं, तीसरी दुनिया के गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात भी की जाती है। और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कुछ गिने चुने नेता और थे, उनने भी इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि भारत की विदेश नीति को आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की या निर्गुट की विदेश नीति कहा जाता है। शायद नेहरू जी की वो नीति आज के तृतीय विश्व के पटल पर या तृतीय विश्व युद्ध की परिकल्पना पर सही साबित होने वाली है, जहां मोदी जी भी, वर्तमान प्रधानमंत्री नेहरू से लेके अगर नरेंद्र की बात की जाए तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी किसी भी प्रकार के युद्ध का समर्थन नहीं करते, क्योंकि भारत ने दुनिया को बुद्ध तो दिए हैं लेकिन युद्ध नहीं दिया। भारत अहिंसा का परम समर्थक है, और उसकी गुट निरपेक्ष नीति में ये अहिंसा का तत्व, उसके अहिंसा का तत्व उसकी जड़ तक समाया हुआ है। तो आज ध्यान रखना, अगर तृतीय विश्व की संकल्पना उभर के आती है तो भारत उसमें अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को कहीं ना कहीं अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करता है। और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मानना है कि भारत कभी भी युद्ध का पक्षधर नहीं रहा, वो विकास का पक्षधर है, संघर्ष का पक्षधर नहीं है, वो अहिंसा का पक्षधर है, वो हिंसा का पक्षधर नहीं है। इसी समय शायद भारत के विश्व गुरु होने की संकल्पना
भी पुष्ट होती है कि इस तृतीय विश्व से हो सकता है विश्व युद्ध से भारत दुनिया को इस संकट से बचा सके। खैर, हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करते करते, शीत युद्ध की बात करते करते उसके और परिणामों तक जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों में, जब शीत युद्ध चल रहा था और सारे गुट अपने अपने संधि मित्रों को बढ़ाने में लगे हुए थे, उनका सहयोग समर्थन करने में लगे हुए थे, ध्यान रखना, सहयोग समर्थन करने में लगे हुए थे, तब कहते हैं कि इन प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता राष्ट्रों के द्वारा, जिसमें मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका थे, इनके द्वारा अटलांटिक चार्टर के माध्यम से एक अंतरराष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में आया था, जिस अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कहते हैं लीग ऑफ नेशंस की असफलता से सबक लेते हुए विजेता मित्र राष्ट्रों के द्वारा बनाया गया अभी तक का सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय संगठन था, जो 1945 से लेके आज तक अस्तित्वमान है। और इस संगठन की स्थापना इसीलिए की गई थी कि दुनिया 2 विश्व युद्ध तो देख चुकी है, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। और तीसरे विश्व युद्ध की अगर कहते हैं घटनाक्रम होता है या उसके पहले कुछ होता है, तो संवाद से, बातचीत से, देशों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में आए हुए व्यवधान का समाधान इस संगठन के मंच से किया जाना चाहिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों में एक बहुत व्यापक संगठन उभर कर आया था, जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ, और जो आज भी निरंतर अस्तित्वमान है। लेकिन अगर तृतीय विश्व युद्ध की संकल्पना कहीं से भी पुष्ट होती है, कहीं से भी वो विचार दिमाग में आता है, हिंसा होती है, कहते हैं नरसंहार होता है, तो कहीं ना कहीं इस संगठन पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि वाकई वह संगठन अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा। यहाँ हम यूएनओ का तो ज़्यादा छेदन वेदन नहीं करेंगे, लेकिन कहते हैं जो संगठन 1945 में बना था, उसके स्वरूप में ज़रूर परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। और प्रकृति का नियम होता है, जो यूएनओ लगभग 80 वर्ष का हो चुका है, वो तब से लेके आज तक एक ही स्वरूप में विद्यमान है। वही 5 स्थायी देश हैं, वही 5 स्थायी देशों के पास वीटो पावर है, वही 5 स्थायी देश कहते हैं परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भी है। ध्यान रखना, एशिया में केवल चीन के रूप में प्रतिनिधित्व है, जबकि अफ्रीका से तो किसी देश को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। खैर, हम यहाँ यूएनओ के स्वरूप में परिवर्तन की हल्की चर्चा करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने कहा था परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और यूएनओ अगर तृतीय विश्व युद्ध की संकल्पना आती है, तो कहीं ना कहीं वो संस्था भी संशय से, प्रश्न चिन्ह से बच नहीं सकती। खैर, हम आगे बढ़ेंगे कि इसी यूएनओ के साथ, हालांकि इस यूएनओ के द्वारा बहुत अच्छे काम भी किए गए, जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की प्रक्रिया को पूर्णता तक पहुंचाया गया और भी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को फलस्वरूपित किया गया, उसको कहते हैं अपने अस्तित्व में लाया गया, उसमें यूएनओ की बहुत बड़ी भूमिका थी। और शीत युद्ध के दौरान, जब शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी पूंजीवादी अमेरिका और पूर्वी साम्यवादी रूस में ऐसा लगने लगा था कि शायद तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, उस समय यूएनओ ने, गुटनिरपेक्ष देशों ने और दूसरे संगठनों ने आगे आकर तृतीय विश्व युद्ध नहीं होने दिया। इनमें से कुछ घटनाएं हैं जिनमें कोरिया संकट भी है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट, जिस समय दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुकी थी, लेकिन संवाद के माध्यम से उस समस्या का समाधान
कर लिया गया। खैर, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ शीत युद्ध की कहते हैं शुरुआत के साथ साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के साथ साथ वे उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ कहते हैं क्षेत्रीय स्थानीय संगठनों का उद्भव भी क्षेत्रीय स्थानीय संगठनों का उद्भव भी इस काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहते हैं क्षेत्रीय और स्थानीय संगठनों की एकदम से बाढ़ आ गई, क्योंकि ये शीत ध्रुव के दो ध्रुव देश अपने अपने संधि मित्रों को हर तरीके से सहयोग करना चाहते थे, चाहे वो सैन्य सहयोग हो, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे वो राजनीतिक सहयोग हो, चाहे वो सामरिक सहयोग हो। ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ तो आया ही, लेकिन और भी उसके घटक दलों के रूप में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ऐसी संस्थाएं तो आई ही, और नाटो, सीटो, सेंटो जैसे, वार्सा पैक्ट जैसे सैन्य संगठन भी अस्तित्व में आए। इसी की प्रक्रिया को आगे हम आसियान और सार्क के रूप में भी देखते हैं। आसियान जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, वो कहीं ना कहीं साम्यवादी चीन के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका की सह पर गठित किया गया था, जो आसियान आज बहुत सफल संगठन है। खैर, ध्यान रखना, यहाँ क्षेत्रीय संगठनों का जन्म या क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना कहते हैं कि उसकी शुरुआत होगी और इतने बड़े स्तर पर क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में आएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों में एक चीज और रहेगी कि ये दो ध्रुवीय विश्व, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिका ने जापान को सबक सिखाने के लिए परमाणु बम के साथ की। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर अपने विश्व शक्ति होने की घोषणा की, और यही अमेरिका आगे जाके, ध्यान रखना, आपके इस शीत युद्ध की शुरुआत कहते हैं करेगा, जो पश्चिमी पूंजीवादी गुट का प्रतिनिधित्व करेगा, जबकि आगे परमाणु विस्फोट करके रूस, साम्यवादी रूस भी उसकी चुनौती को स्वीकार कर दूसरे ध्रुव के रूप में खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना, इन दो ध्रुवों की लड़ाई, इन दो गुटों की लड़ाई जो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख परिणाम थी, उनके साथ ही न्यूक्लियर वेपन्स या परमाणु हथियारों की होड़ भी शुरू हुई। हालांकि यूएनओ के द्वारा विश्व स्तर पर और भी कहते हैं निशस्त्रीकरण के प्रयास भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिखाई देते हैं। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ निशस्त्रीकरण किया गया था, लेकिन शक्ति संपन्न राष्ट्रों के साथ निशस्त्रीकरण की शर्तें उतनी लागू नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ निशस्त्रीकरण एक बड़े पैमाने पर शुरुआत की गई। बहुत सी संधियां हैं, सीटीवीटी है, एनपीटी है, बहुत सी संधियां हैं जिनका नाम निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में लिया जा सकता है। लेकिन ये निशस्त्रीकरण की नीति भी इन दो ध्रुवों की मंशा के अनुसार ही चली। कुछ राष्ट्र तो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो गए, लेकिन और किसी राष्ट्र को परमाणु शक्ति संपन्न होने की आज्ञा नहीं दी गई। खैर, इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण कई देशों ने, आज की स्थिति में कई देशों ने लुक छुप के, दुख छुप के परमाणु विस्फोट कर लिए। भले वो घोषित परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है, लेकिन उनके पास आज भी परमाणु अस्त्रों का कहते हैं खजाना नहीं तो कम से कम एक भाग है। और एक चीज और याद रखना आप कि द्वितीय विश्व युद्ध तक जो शक्ति का संतुलन होता था, उस शक्ति के संतुलन को ये परमाणु विस्फोट, ये परमाणु बम, न्यूक्लियर वेपन्स शक्ति के संतुलन को आतंक के संतुलन में बदल देंगे। एक बात आती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन नहीं था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आतंक के संतुलन की स्थापना हुई थी। मतलब परमाणु बम सुरक्षा की गारंटी बन गए थे, क्योंकि कोई भी राष्ट्र परमाणु संपन्न, शक्ति संपन्न राष्ट्र पर जानबूझकर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हमने इस राष्ट्र पर हमला किया तो प्रतिक्रिया स्वरूप वह राष्ट्र भी
हम पर परमाणु बम से अगर हमला करेगा तो हमारा नामो निशान भी मिट जाएगा। इस आतंक के संतुलन के कारण क्षणिक रूप से कुछ समय के लिए दुनिया में शांति की स्थापना हुई और पूरे शीत युद्ध के दौरान 1945 से लेके कहते हैं 90 तक 1945 से लेके 90 तक कोई बड़ा नरसंहार दिखाई नहीं दिया। हालांकि छोटे छोटे क्राइसिस चलते रहे, जैसे हमने क्यूबा मिसाइल संकट की बात की है, ऐसे ही अमेरिका के द्वारा वियतनाम में भी अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए बहुत से प्रयास, बहुत ही हिंसक प्रयास किए गए। हालांकि अमेरिका को वियतनाम से खाली हाथ लौटना पड़ा। खैर, ध्यान रखना एक चीज और होती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शरणार्थी समस्या भी बहुत बड़े पैमाने पर उभर कर आती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बड़े और व्यापक नरसंहार के बाद दुनिया में मानव अधिकारों की मांग, ह्यूमन राइट्स की मांग उठने लगती है और मानवाधिकार अपने वास्तविक स्वरूप में निकल कर आते हैं। और बहुत सी संस्थाएं, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, चाहे ह्यूमन राइट्स वॉच हो, चाहे यूएनओ का मानवाधिकार संगठन हो, दुनिया में मानवाधिकारों की बात जोर जोर से उठने लगती है। हमने द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के साथ इस कहानी को शुरू किया था और उन परिणामों में सबसे पहले हमने यूरोप के महत्व को कम करके बताया। यूरोप के मानचित्र में भी परिवर्तन वहां पर हुआ था। कहते हैं जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी तो यूरोप का एक देश भी दो भागों में बट गया। वह देश और कोई नहीं था, वो प्रमुख खलनायक देश जर्मनी था और उस जर्मनी को दो भागों में बांटा गया। पूर्वी जर्मनी साम्यवादी रूस का भाग था और पश्चिमी जर्मनी, ध्यान रखना, पश्चिमी जर्मनी आपके पूंजीवादी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का एक भाग था। पश्चिम जर्मनी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का एक भाग था और इस जर्मनी का विभाजन शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता था, जिसमें बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का सूचक माना जाता था। जैसे ही 1990 में वो बर्लिन की दीवार गिराई गई, वैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति की सूचना पूरे विश्व को लग जाती है और 1991 में कहते हैं यूएसएसआर जो साम्यवादी गुट का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वह भी टूटकर अनेक भागों में बट जाता है, जिसका सबसे बड़ा भाग आज आप इसे रूस के रूप में देखते हैं, जो कहीं ना कहीं उस शीत युद्ध के बोझ को आज भी ढो रहा है और आज यूक्रेन के माध्यम से वह नाटो से, यूरोप से और अमेरिका से संघर्षरत है। खैर, हम द्वितीय विश्व युद्ध की संकल्पना के बाद तृतीय विश्व युद्ध की संकल्पना पर भी जाएंगे और संक्षिप्त में इस सारे घटनाक्रम को खत्म करने का प्रयास भी हम करेंगे। ध्यान रखना, संक्षिप्त में इस घटनाक्रम को समाप्त करने का प्रयास भी हम करेंगे। आप एक चीज ध्यान रखना कि ये यूरोप जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपना प्रभाव खो देगा, ये यूरोप उसके बाद कभी नहीं लड़ा। ये यूरोप एक हो गया और ये यूरोपीय संघ कहलाया। हालांकि आज जो रूस क्राइसिस है वो यूरोप के देश ही हैं, लेकिन वो रूस का ही एक भाग है, जबकि यूरोप के प्रबल प्रतिद्वंदी आपके ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये आपस में कभी नहीं लड़े। और इस पश्चिमी दुनिया के द्वारा, इस सभ्य दुनिया के द्वारा, जिसको दुनिया तथाकथित सभ्य रूप से कहते हैं, सारे क्राइसिस, सारे संकट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया
में शिफ्ट कर दिए गए और एशिया में शिफ्ट कर दिए गए, उसके उदाहरण हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रूप में, जिसे कोरिया प्रायद्वीप का संकट कहा जाता है। इस एक नॉर्थ कोरिया का समर्थन साम्यवादी रूस कर रहा था और साउथ कोरिया का समर्थन पूंजीवादी अमेरिका कर रहा था। ये कोरिया बार बार कहते हैं अग्नि में जलने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही आप इंडो पाक, भारत और पाकिस्तान के विवाद को भी देख सकते हैं, भारत पाकिस्तान के संघर्ष को भी देख सकते हैं, जो कि शीत युद्ध के जस्ट बाद 1900 सॉरी आपके द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद 1947 में आजाद हुआ था। शायद कैबिनेट मिशन तक, आपको याद होगा कि कैबिनेट मिशन ने 1946 में भारत के विभाजन की योजना को टाल दिया था। जो ब्रिटेन 1946 तक भारत के विभाजन के समर्थन में नहीं था, वो ब्रिटेन 1947 में माउंटबेटन के आते ही भारत में एक छड़ी घुमाता है, माउंटबेटन योजना लेके आता है और भारत का विभाजन कर दिया जाता है। शायद ये भारत का विभाजन भी, कहते हैं भारत का विभाजन भी चर्चिल के दिमाग की उपज थी, जिनके दिमाग से पूरा द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। क्योंकि शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में पश्चिमी पूंजीवादी गुट, जिसमें ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, अमेरिका भी है, वह नहीं चाहता था कि रूस, साम्यवादी पूर्वी रूस, कहते हैं नेहरू जी के साम्यवादी होने का फायदा उठाए और भारत को अपने, कहते हैं, संधि मित्रों में शामिल करे। खैर, ये भारत के विभाजन से जुड़ी हुई एक बात है, लेकिन कहते हैं कि रूस के पास हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए अगर कोई रास्ता था तो वो मध्य एशिया से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए ही जाता है। ध्यान रखना। खैर, यहाँ हम इस चीज को और डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का विभाजन भी उस शीत युद्ध के इर्द गिर्द देखा जाना चाहिए। इस शीत युद्ध के, कहते हैं, इस शीत युद्ध के काल में, जिसको 45 से 90 तक का काल बोला जाता है, जिसमें हमने विश्व युद्ध के विभिन्न परिणामों के साथ विभिन्न आयामों को जोड़ने का प्रयास भी किया है। यहाँ हमने यूएनओ का नाम भी लिया है कि लीग ऑफ नेशंस के प्रतिनिधि के रूप में, आपके अग्रगामी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपके हुई। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाली घटनाओं के साथ अब हम तृतीय विश्व युद्ध की संकल्पना को भी संक्षिप्त में प्रस्तुत करना चाहते हैं। संक्षिप्त में ही हम उसको प्रस्तुत करेंगे, तृतीय विश्व युद्ध के घटना को। ये तो सारे हो गए द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। हमने दुनिया का मैप भी बना रखा है। कुछ चीजें नाटो, सीटो, सेंटो, खैर हमने मेंशन नहीं की, लेकिन यहाँ पर सीटो सेंटो ही थी, यहाँ पर नाटो ही थी। और जिस भारत विभाजन की बात हम अभी कर रहे थे, अगर हम उसको बताएं तो ये यूएसएसआर है, और अगर इसको हिंद महासागर तक पहुंचना है तो ये वाला भाग उसकी मदद कर सकता है। खैर, हम बात पर आ जाते हैं वर्तमान तृतीय विश्व युद्ध की संकल्पना पर। हम द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम देख चुके हैं, बी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, जिससे डीकोलोनाइजेशन या बी उपनिवेशीकरण कहा जाता है, उसको भी हम देख चुके हैं। अब हम तत्कालीन विश्व में, वर्तमान विश्व में कहते हैं तृतीय विश्व युद्ध की संकल्पना को थोड़ा सा आपके साथ साझा करेंगे कि वर्तमान रूस यूक्रेन क्राइसिस, जो यूक्रेन रूस का ही एक भाग है, उस रूस यूक्रेन क्राइसिस को दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के रूप में कैसे मान रही है। ध्यान रखना, अभी वर्तमान में दो संघर्ष आपके जारी हैं। एक तो है आपका इजराइल और फलस्तीन का संघर्ष। इजराइल और फलस्तीनियों इस लोकेशन में है, भूमध्य सागर से लगे हुए हैं, अरब देशों के मध्य स्थित हैं, ये अरब देशों के मध्य स्थित हैं। हमने आपसे कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सारे क्राइसिस
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सारे क्राइसिस यूरोप से उठाकर शिफ्ट कर दिए गए थे। कहाँ? यूरोप से उठाकर शिफ्ट कर दिए गए थे। कहाँ? यूरोप से उठाकर शिफ्ट कर दिए गए थे एशिया, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, साउथ कोरिया हो, चाहे इंडो पाक हो, चाहे हो इजराइल और फलस्तीन। तो उसी की हम चर्चा करेंगे कि रूस यूक्रेन क्राइसिस जिसको हम 2 वर्षों से देख रहे हैं, इसका कारण भी वो शीत युद्ध में गठित किया गया एक संगठन है जिसे नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ध्यान रखना यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। हमने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में अनेक स्थानीय और क्षेत्रीय संगठनों का जन्म हुआ था और उसी स्थानीय क्षेत्रीय संगठनों में से एक प्रमुख था कौन? नाटो। और यही इस रूस यूक्रेन क्राइसिस की पृष्ठभूमि में जाके समझा जा सकता है कि नाटो गठित किया गया था, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के तहत गठित किया गया था कि सामूहिक सुरक्षा में पश्चिमी पूंजीवादी गुट के अगर किसी भी सदस्य देश को पूर्वी साम्यवादी रूस परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, तो सारा संगठन एक होकर रूस पर धावा बोलेगा। ध्यान रखना, ये सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत जो विश्व राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहते हैं कि सबके लिए एक, नाटो के लिए रूस और एक के लिए सब। मतलब अगर पूर्वी साम्यवादी रूस ने कोई घटनाक्रम किया, कोई प्रतिक्रिया दी, तो सारे नाटो देश के सदस्य मिलकर उस रूस को करारा जवाब देंगे। ध्यान रखना, इसकी चर्चा हम करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान रूस यूक्रेन क्राइसिस में कहीं ना कहीं इस नाटो की भूमिका को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि नाटो जो गठित हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में, शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में, जो नाटो पश्चिमी पूंजीवादी संगठन के देशों की रक्षा के लिए गठित हुआ था, उसके बारे में कहा जाता है कि जब 1991 में पूर्वी साम्यवादी रूस का विघटन हो गया तो नाटो को भी समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन रूस के समाप्त होने के बाद भी 1991 में जब एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका की बात की जाने लगी, तो उस एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका ने नाटो का विघटन नहीं किया और आज तक वही चीज जारी है कि रूस तो विघटित, यूएसएसआर तो विघटित हो गया, उसका वार्सा पैक्ट भी खत्म हो गया, क्योंकि नाटो की प्रतिक्रिया में पूर्वी साम्यवादी गुट ने एक सैन्य संगठन बनाया था जिसका नाम था वार्सा पैक्ट, और उस वार्सा पैक्ट को तो समाप्त कर दिया गया। लेकिन नाटो आज भी अस्तित्वमान है और लगातार पूर्वी यूरोप के देशों को अपना सदस्य बनाने के लिए प्रयासरत है। और उसी प्रक्रिया में जब यूक्रेन को सदस्य बनाया गया तो कहते हैं पूर्वी साम्यवादी रूस का प्रतिनिधि वर्तमान पुतिन का रूस, जहां पर व्लादिमीर पुतिन एकल व्यक्ति सेना के रूप में एक अधिनायकवाद का बहुत बड़ा उदाहरण पेश करते हैं। जो अधिनायकवाद आपको द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर और मुसोलिनी के रूप में दिखा था, वो अधिनायकवाद यहाँ भी आपको रूस के साथ व्लादिमीर पुतिन के व्यक्तित्व के साथ दिखाई देगा। खैर, हम यहाँ व्यक्ति विशेष की चर्चा बहुत नहीं करेंगे, लेकिन कहते हैं कि बहुत लंबे समय से रूस का मार्गदर्शन कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। और ध्यान रखना, इसी नाटो की सदस्यता को लेकर रूस और यूक्रेन में एक भयावह युद्ध छिड़ा हुआ है। ध्यान रखना कि यूक्रेन रूस के आगे कोई बहुत शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि असली लड़ाई तो रूस और पश्चिमी अमेरिका की है, जो परमाणु शक्ति संपन्न है, जिनके पास परमाणु हथियारों का जखीरा है।
कहते हैं ये सारे परमाणु हथियार उन्होंने समुद्र में पनडुब्बी में आपके संभाल के रखे हुए हैं, जिनमें से शायद रूस के पास दुनिया कहती है कि सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है। ध्यान रखना, खैर ध्यान रखना कि ये रूस यूक्रेन क्राइसिस जो पिछले कुछ सालों से, अब हम दिनों की बात नहीं करेंगे, महीनों की बात नहीं करेंगे, पिछले कुछ सालों से लगातार वो रूस यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है। और यूक्रेन जैसा देश रूस के आगे कमजोर होने के बाद भी आज भी अपनी जंग को जारी रखे हुए है, नेस्त नाबूद होने के बाद अपनी जंग को जारी रखे हुए है। तो विद्वानों का कहना है कि पर्दे के पीछे से कहीं नाटो और अमेरिका और पूरा यूरोप यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा है। ध्यान रखना, यहाँ आपके अगर नाटो, यूरोप, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका यहाँ से यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा है, तो यहाँ यूएसएसआर का समर्थन करने के लिए कहीं ना कहीं से चीन, जो साम्यवादी देश का एक उदाहरण है, 1949 में कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन में हुई थी 1949 में साम्यवादी क्रांति, और वहां पर साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। और ये साम्यवाद रूस और चीन में एक समान विचारधारा का है, और ये इन्हें एक दूसरे के नजदीक भी लेकर आता है। वैसे भी हमारे आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तो रूस का शत्रु अमेरिका है, और वर्तमान विश्व में सारे आंकड़ों को, मापदंडों को झुटलाने वाला सबसे आगे चलने वाला देश चीन, जो एक ध्रुवीय विश्व में रूस के बाद अमेरिका को चुनौती देता हुआ लग रहा है। ध्यान रखना, तो इनके द्वारा भी कहते हैं सहयोगी घटक के रूप में कहीं ना कहीं पश्चिमी पूंजीवादी, खैर वो तो शीत युद्ध के साथ खत्म हो गया, लेकिन अमेरिका और उनके सहयोगी घटकों को कहते हैं चुनौती पेश की जा रही है। उनके सहयोगी घटकों को चुनौती पेश की जा रही है। और साथ में अभी एक क्राइसिस और आया है, ध्यान रखना, साथ में अभी एक क्राइसिस और आया है। अच्छा, एक चीज और समझ लें कि चीन और भारत की भी शत्रुता है। 1962 में भारत एक तरफा चीन से युद्ध हारा था, और भारत के पाकिस्तान के बाद अगर कोई शत्रु है, और भारत का पाकिस्तान के पहले अगर कोई मजबूत शत्रु है, तो वो है चीन। इसी परिप्रेक्ष्य में आप कहते हैं कि अगर शत्रु का शत्रु मित्र है, रूस और चीन में अगर मित्रता है, तो भारत और अमेरिका में भी मित्रता का कारण है अमेरिका की चीन से शत्रुता। आप समझ सकते हैं पिछले 20 वर्षों में, 22 वर्षों में 9/11 की घटना के बाद से, 9/11 की घटना दुनिया में होने वाली एक बहुत बड़ी घटना है, उसके बाद से कहते हैं अमेरिका का भारत के प्रति झुकाव बढ़ा है। इस एक ध्रुवीय विश्व में जब अमेरिका को रूस की जगह चुनौती चीन दे रहा है, तो उस समय भारत, जो अमेरिका की नजरों में पहले उपेक्षित रहता था, उस भारत का कद एकदम से बढ़ा है। आप 2008 में होने वाली परमाणु डील से भी भारत के इस महत्व को समझ सकते हैं। खैर, हम यहाँ पर एक और वर्तमान के ज्वलंत मुद्दे पर आएंगे, जो पुनः उस तृतीय विश्व युद्ध की संकल्पना को थोड़ा सा सच करता हुआ सिद्ध हो रहा है, और वह भी इस घटनाक्रम से कहीं अलग नहीं है। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व युद्ध की संकल्पना या वह घटना, कहते हैं घटना सत्य होते होते 2-4 जगह लगी के ऐसा हो जाएगा, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट, कई बार इंडो पाक संघर्ष, कई बार नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया संकट, ऐसा लगा कि कहीं ये विश्व युद्ध का रूप धारण ना कर दें। लेकिन वर्तमान में भी यूक्रेन और रूस के अलावा इजराइल फलस्तीन का संकट भी कहीं ना कहीं इस रूप में दुनिया को 2 ध्रुवों में, 2 गुटों में बांटता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहते हैं कि इस इजराइल फलस्तीन, जिसकी नींव 1945 के बाद 1948 में
इसराइल फलस्तीन इजराइल देश की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की महत्वपूर्ण घटना में से एक मानी जाती है। इसराइल की स्थापना पश्चिम के समर्थन से, अमेरिका के समर्थन से हुई है और वहाँ के मूल फिलिस्तीनियों के द्वारा उसका विरोध किया गया है। और उसी संघर्ष के तहत आज दुनिया का सबसे ज्वलंत और विवादित मुद्दा बना रहता है इसराइल और फलस्तीन, जिसकी शुरुआत पिछले कुछ महीनों से फिर से हुई है, और उसको लेकर भी लगता है कि कहीं दुनिया दो गुटों में बंटती नजर आ रही है। और अगर ये घटनाक्रम आगे बढ़ा तो ये तृतीय विश्व युद्ध का रूप धारण ना कर ले। ध्यान रखना, कहते हैं कि इजराइल फलस्तीन का क्राइसिस चला तो बरसों से आ रहा है और ये कभी कभी बहुत भड़क जाता है और फिर शांत हो जाता है, भड़क जाता है और शांत हो जाता है। लेकिन ये वर्तमान में ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं कुछ अंतरराष्ट्रीय मार्गों के कारण भी शुरू हुआ माना जाता है। जैसे कि अभी G20 सम्मेलन भारत ने जिसका प्रतिनिधित्व किया था, भारत ने जिसकी मेजबानी की थी, उसमें कहते हैं इंडिया मध्य पूर्व और यूरोप के कहते हैं एक कॉरिडोर की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। इंडिया भारत के कहते हैं आपके इंडिया के, मध्य पूर्व के और कहते हैं कि यूरोप के एक साझे मार्ग की बात प्रस्तुत की गई थी। और ये कहीं ना कहीं आपके टर्की को बाहर करके, ये आपके कहीं ना कहीं ईरान को बाहर करके, पाकिस्तान को ना लेते हुए ये मार्ग बनाया गया था और जिसमें संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, इजराइल भी शामिल किया गया था। इस मार्ग को चीन ने अपने मार्ग की प्रतिक्रिया माना, जिसको वन वे वन रोड प्रोजेक्ट या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट बोला जाता है, जो भारत के सिल्क रूट की संकल्पना से बढ़ता हुआ आपके पश्चिमी चीन से होता हुआ, एशिया से होता हुआ यूरोप तक पहुंचने का मार्ग बतलाता है। इस परियोजना को चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना माना जाता है। इस मार्ग को चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना माना जाता है, जो हमेशा से भारत की समस्या का सबब रहा है। और भारत ने जब अपने सम्मेलन के माध्यम से अमेरिका के सहयोग से, यूरोप के सहयोग से एक मार्ग का विकल्प प्रस्तुत किया, तो कहीं ना कहीं इस मार्ग के बनने को चीन को चुनौती कहलाया गया है। चीन ने अपनी चुनौती समझा है और उसकी प्रतिक्रिया भी निकल के कहीं ना कहीं इस इजराइल फलस्तीन बार में निकल के आई है। खैर, हम कोई विदेश नीति के विशेषज्ञ तो नहीं है, लेकिन जितना अध्ययन करते हैं उसके आधार पर विभिन्न कारकों को जोड़ते हुए इस इजराइल फलस्तीन वर्तमान घटनाक्रम को हम थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो अनायास ही तृतीय विश्व युद्ध की संकल्पना को सामने रखते हुए एहसास कराता है। खैर, ध्यान रखना, कहते हैं कि रूस चीन ईरान और कुछ अरब देशों के द्वारा ही ये हमास के द्वारा आपके इजराइल पर हमला कराया गया, क्योंकि रूस चाहता था कि उसको यूक्रेन में जो नाटो, अमेरिका और देशों की मदद मिल रही है, वो मदद उतने स्तर पर ना मिले और उसकी मदद बट जाए, उसका ध्यान बट जाए। इसलिए दूसरे मोर्चे के रूप में इजराइल फलस्तीन वार को भी उकसाया गया है। और यहीं
ध्यान रखना, यही बाकी के सारे मुद्दे अभी वर्तमान में नेपथ्य में चले गए हैं, लेकिन वर्तमान में ये दो मुद्दे बहुत ज्वलंत हैं और इनकी भयावहता को देखते हुए कहीं ना कहीं तृतीय विश्व युद्ध की संकल्पना या विचार मजबूती प्राप्त कर रहा है। क्योंकि एक तरफ जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में दो धड़े थे, दो गुट थे, ऐसे ही यहाँ भी दो गुट बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें कहीं सार्वजनिक रूप से ऐसी हैं नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार ऐसे विचार प्रस्तुत करते रहते हैं कि एक तरफ रूस साम्यवादी और चीन और कहते हैं आपका अरब राष्ट्र मिलकर अरब राष्ट्र कहीं ना कहीं नाटो, अमेरिका और पूर्वी यूरोप को सबक सिखाना चाहते हैं। खैर ध्यान रखना, इसमें अगर भारत की भूमिका पूछी जाएगी तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आप अगर देखेंगे तो नेहरू से लेके नरेंद्र तक भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता की विदेश नीति रही है और उसने कभी भी किसी प्रकार के गुट का समर्थन ना करते हुए गुटों से दूर रहकर ही कार्य किया है। और भारत की गुट निरपेक्षता की नीति इस समय प्रासंगिक समझ में आती है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिए हैं। भारत हमेशा से शांति और अहिंसा का पैराकोल रहा है और वर्तमान में भी भारत किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं चाहता है, शांति और विकास चाहता है, मानवता चाहता है, इसलिए वह युद्ध का किसी भी स्तर पर समर्थन नहीं करता। और आप ध्यान रखें कि अगर ये संकल्पना अपने जोर पकड़ती है तो भारत का कद लाजमी रूप से बढ़ना आपका अवश्यंभावी है, क्योंकि भारत दुनिया की उभरती हुई शक्ति है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक उभरती हुई शक्ति है, जो आपने इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों में देखा ही होगा। खैर ध्यान रखना, ये तृतीय विश्व युद्ध की संकल्पना जो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को अपने साथ लिए हुए है, जहां यूएनओ की कहते हैं प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह और शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद भी उसका प्रभाव कहीं ना कहीं अमेरिका और रूस के रूप में दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई देता है। खैर ये है आज की पूरी हमारी कहानी, जिसमें हमने भी उपनिवेशीकरण की बात की, द्वितीय विश्व युद्ध के व्यापक परिणामों की चर्चा की और कहीं ना कहीं तृतीय विश्व युद्ध की जो संकल्पना है, जो विचार है, उसको संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास हमने किया। खैर हमने पहले बोला था आपसे कि हम विदेश नीति के कोई विशेष जानकार नहीं हैं। हमने जितना सुना, पढ़ा, जाना उस चीज को, हालांकि ये बात सही है कि दोनों विश्व युद्धों में जितना नरसंहार नहीं हुआ उससे ज्यादा, हालांकि परमाणु त्रासदी देखने में नहीं आती है द्वितीय विश्व युद्ध जैसी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम व्यापक पैमाने पर नरसंहार देखते हैं, व्यापक पैमाने पर कहते हैं जन धन की हानि देखते हैं। खैर ध्यान रखना, आप ईश्वर ना करे कि तृतीय विश्व युद्ध जैसी घटना कोई दुनिया में हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। 48 मिनट का वीडियो हुआ।